हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एपी सुपर क्लास पर। बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान, जिसमें से हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। और आज के टॉपिक में बच्चा हम लोग पढ़ने वाले हैं दोहरा निषेचन के बारे में। तो चलो जानते हैं कि दोहरा निषेचन क्या होता है। ठीक है, तो मैं बात कर दूं बच्चा कि यहां पे टॉपिक लिखा गया है दोहरा, और दोहरा का मतलब होता है दो बार, और निषेचन का मतलब होता है, निषेचन क्या होता है? तो निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नर युग्मक यानी स्पर्म और मादा युग्मक अंडाणु दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो मिलने की प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। ये आप बातें पहले से ही जानते होंगे। जैसे मैंने क्या बोला, अभी बोला कि निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नर युग्मक, जैसे मान लो कि शुक्राणु होता है, नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु होते हैं, और मादा युग्मक होता है अंडाणु होता है। अब दोनों युग्मक बच्चा आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इनके जुड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन कहा जाता है। आई होप ये बातें निषेचन का मतलब समझ में आ गए होंगे। तो क्या ये जो दोहरा निषेचन है, क्या मनुष्यों में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा अध्याय का नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, यानी हम इस चैप्टर से पता हो गया होगा कि हमें जो निषेचन देखना है वह पुष्पी पादपों में देखना है, यानी पुष्पों में देखना है कि पुष्प में दोहरा निषेचन किस प्रकार से होता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि दोहरा जो निषेचन जो है ना, ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो मैं बता दूं बच्चा कि दोहरा जो निषेचन है ना, इसकी खोज इसकी खोज इसकी खोज सबसे पहले, यानी सर्वप्रथम सन 1898 ईस्वी में, सन 1898 ईस्वी में एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था एम जी नवास्चिन। एम जी नवास्चिन, इन्होंने ही दोहरा निषेचन की खोज की थी। ठीक है, कौन किया? एम जी नवास्चिन ने। अब कहोगे सर इन्होंने किस पादप के पुष्प किया था? तो बच्चा इन्होंने जो दोहरा निषेचन की जो खोज की थी, एक पादप था जिसका नाम था फ्रिटिलेरिया और दूसरा पादप का नाम था लीलियम। ये दो पादप थे। इन दोनों पादपों के पुष्प में दोहरा निषेचन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था एम जी नवास्चिन ने। तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि दोहरा निषेचन की खोज सर्वप्रथम सन 1898 ईस्वी में एम जी नवास्चिन ने फ्रिटिलेरिया और लीलियम के पादप में खोजा था। जो मैंने बोला, इस बिंदु को आप जरूर लिखिएगा। इसके बाद जो है हम समझेंगे कि ये ठीक है, हम जान चुके कि दोहरा निषेचन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जान चुके, और दोहरा निषेचन किस प्रकार से होता है, अब उस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चा, यहां पे जैसा आप जानते हो
कि ये जो संरचना मैं अभी बना रहा हूं, बनाने के बाद तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने क्या बनाया। अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं ये बनाया हूं, क्या, बीजांड बनाया। और बीजांड के अंदर जो है एक संरचना पाई जाती है जो आप अच्छे जानते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं होती है, नीचे 1 कोशिका होती है जिसे बोला जाता है अंड कोशिका, किनारे की तरफ कोशिका को सहायक कोशिका, और बीच में एक बड़ी कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। दोनों केंद्रक को ध्रुवीय केंद्रक और कोशिका को ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। ये पहले भी हम जान चुके हैं, ठीक है। अब यहां से क्या आ रही है बच्चा, पराग नलिका आती है। पराग नलिका आती है, ऐसे आती है। और पराग नलिका क्या लेकर आती है, तो बच्चा पराग नलिका जो है ना 2 नर युग्मक को लेकर आती है। आपने क्या सुना, आपने ये सुना कि पराग नलिका 2 नर युग्मक को लेकर के आती है। अब कहोगे सर 2 नर युग्मक कहां से लेके आती है। बच्चा अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, हर एक लेक्चर आपको अच्छे से याद है, तो मैं बताया था परागकण जो था, परागकण में जो ऊपर की जो 2 छोटी छोटी कोशिका होती है जिसका नाम था जनन कोशिका, वही जनन कोशिकाएं जो है 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। और ये पॉइंट जो है बच्चा मैं लिख करके बोर्ड पे बिंदास तरीके से समझाया था। आई होप वो टॉपिक आपको याद होंगे कि 2 जनन कोशिका ही 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। तो नर युग्मक जो यहाँ पे आए हैं वो किसने निर्माण किया था, जनन कोशिका ने निर्माण किया था। अब क्या होता है बच्चा, आगे की परिस्थिति को समझने से पहले हम क्या करेंगे, इस टॉपिक इसको भ्रूण कोश को, ये क्या था, ये है पूरी संरचना भ्रूण कोश है, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं यहां पे। तो ये है आपका बड़ा सा बना देते हैं, है ना, जो अच्छे समझ में हमको आ जाए। ऊपर की कोशिका जिसका नाम है 3 होती है, जिसका नाम है प्रतिमुखी कोशिका, और बीच में एक कोशिका होती है जिसका नाम है अंड कोशिका। जानती है, बार बार मैं बोलता जाता हूं। यहां पे किनारे की तरफ एक कोशिका होती है, अंड कोशिका के किनारे की तरफ एक कोशिका होती है जिसे बोला जाता है सहायक कोशिका। एक इधर होती है, एक इधर होती है, ठीक है, एक इधर होती है। और एक जानते हो कि इसके बीच में भी एक बड़ी कोशिका है जिसके अंदर 2 केंद्रक हैं, ठीक है। और केंद्रक को बोला जाता है ध्रुवीय केंद्रक और कोशिका को बोला जाता है ध्रुवीय कोशिका। ये बिंदास तरीके से यह भी जानते हो अगर लेक्चर हमारा कंटिन्यू देख रहे हो तब। फिर मैंने बताया कि यहां से क्या आ रही है बच्चा, पराग नलिका आती है, पराग नलिका आती है। और पराग नलिका क्या लेके आ रही है, तो छेना लेके आ रही है। का हमारे घरवा जो है ना, पराग नलिका जो है ना छेना लेके जा रही है। नहीं बच्चा, पराग नलिका 2 नर युग्मक को लेके जा रही है। ये पहला नर युग्मक, ये दूसरा नर युग्मक। और फाइनली होता क्या है, ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, इस लेक्चर को देखिएगा ध्यान से, यहां पे ताकिएगा, यहां पे ध्यान देना इस बोर्ड पे। फाइनली अब क्या होता है, ये पराग नलिका जो है ना, ये पराग नलिका ऐसे फाइनली जो है अंदर चली जाती है। अब देख के बताओ ये पराग नलिका किसके अंदर गई है, सहायक
कोशिका के अंदर गई है और सहायक कोशिका से जैसे ही पराग नलिका का टक्कर होता है बच्चा, तो पराग नलिका का जो अग्रभाग जो होता है टूट जाते हैं और टूट जाने के कारण जो इनके अंदर जो दो नर युग्मक हैं वह चले जाते हैं सहायक कोशिका के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों नर युग्मक कहाँ गए हैं? सहायक कोशिका के अंदर। अब कहानी सुनिएगा, अब क्या होता है। इन दोनों नर युग्मक में से मैंने ये कहा बच्चा आप लोगों से कि इन दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक जो होता है वह अंड कोशिका के अंदर चला जाता है और जाकर के अंड कोशिका के साथ निषेचन करके युग्मनज का निर्माण कर लेता है। युग्मनज का निर्माण कर लेता है तथा दूसरा नर युग्मक जो है, दूसरा जो नर युग्मक है वह ध्रुवीय केंद्रक के साथ, बच्चा ये केंद्रक कौन सा है? ध्रुवीय केंद्रक है। तो दूसरा नर युग्मक जो है ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचन करके यह त्रिगुणित संरचना का निर्माण कर लेता है। ठीक है, यहां पे बच्चा एक थोड़ा सा जो मैंने बताया अभी तक इस बात को थोड़ा सा गौर करो। ठीक है, बिल्कुल बिंदास तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने ये बताया था कि जो दो नर युग्मक अंदर गए थे, किसके अंदर? सहायक कोशिका के अंदर। जैसे ही सहायक कोशिका के अंदर दो नर युग्मक चला गया था तो उनमें से एक नर युग्मक जो होता है ना वह अंड कोशिका के साथ निषेचन करके युग्मनज का निर्माण कर लेता है और दूसरा नर युग्मक जो होता है केंद्रकीय कोशिका के साथ निषेचन करके त्रिगुणित संरचना का निर्माण कर लेता है। और जैसे ही यह त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण हो जाता है बच्चा, तो इसे बोला जाता है PEN, यानी हम इसे बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। हिंदी में तो ये बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और PEN का मतलब हुआ P फॉर प्राइमरी, E इंडोस्पर्म और N से हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी कोशिका को अब कहा जाएगा PEC, यानी सिंपल सा वही चीज है। P का मतलब प्राइमरी, E का मतलब एंडोस्पर्म, C का मतलब हो गया यहाँ पे सेल। तो इसको बोला जाएगा प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं बच्चा आपको समझ में आ गए होंगे।
ये कब बना, यानी प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका कब बना? जब त्रिगुणित संरचना का निर्माण हो जाता है तो उसे बोला जाता है, इस केंद्रक को प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक, और इसकी कोशिका को बोला जाता है प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका। इससे निषेचन से पहले मैं इसको क्या बोल रहा था, यानी जब निषेचन नहीं हुआ था तब उसको मैं इसको क्या बोल रहा था, तो याद करो निषेचन से पहले हम लोग यहाँ पे देखो निषेचन नहीं हुआ है तो इसके केंद्रक को हम लोग बोल रहे थे ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक कह रहे थे, आपको याद होंगे। और इनकी कोशिका को कहा जाता है ध्रुवीय कोशिका बोला जाता है निषेचन से पहले। और जैसे ही बच्चा निषेचन होने के बाद जो है ना, निषेचन होने के बाद जो है यह द्विगुणित है, तो मैंने बोला ध्रुवीय केंद्रक। जैसे ही निषेचन हुआ तो नर युग्मक चला गया ध्रुवीय केंद्रक के अंदर, तो संरचना बन गया त्रिगुणित संरचना बन गई। अब त्रिगुणित संरचना जो है अलग है और द्विगुणित संरचना अलग है, तो जाहिर सी बात है अलग है तो नाम भी क्या होंगे, अलग होंगे। तो यही ध्रुवीय केंद्रक जो है इसका नाम बदलकर हो जाता है प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक हो जाता है। और इसकी निषेचन से पहले इसकी कोशिका को बोला जा रहा था ध्रुवीय कोशिका। अब निषेचन के बाद इन कोशिका को बोला जाएगा प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका। आई होप ये सिंपल सी बातें समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, अब मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब क्या होता है बच्चा, ये जो होते हैं ना, ये जो कोशिका होती है, मैं बताया था कि पराग नलिका और सहायक कोशिका के बीच में टक्कर हुई रहती है, तो इससे क्या होता है, ये संरचना टूट जाती है। क्या होती है, ये संरचना टूट जाती है। तो फाइनली कुछ इस प्रकार से परिस्थिति देखने को मिलेगी, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पे सहायक कोशिका नहीं होती है। अब यहाँ पे साइड में ये सहायक कोशिका है, तीन ऊपर की प्रतिमुखी कोशिका है। बच्चा आप नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में कि प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका और ये एक बच गया, कौन सा, सहायक कोशिका। और बची हुई सहायक कोशिका, बची हुई सहायक कोशिका, सहायक कोशिका धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यह बिंदु भी आप भूल मत जाना बच्चा, बुढ़ापे तक बहुत ही मजेदार पॉइंट है। हर एक बात को ध्यान में कहानी की तरह याद करोगे तो बिंदास तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइनली परिस्थिति क्या बचेगी, ऐसे देखने को मिलेगी। ये नष्ट हो गया, ये धीरे धीरे जो है क्या हो गया, नष्ट हो जाएंगे। और ये सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाएगी। और फाइनली जो है परिस्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। क्या बच जाएगा अंदर, अंदर ये बच जाएगा युग्मनज। निषेचन के बाद युग्मनज, और इस त्रिगुणित केंद्रक को बोला जाता है प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। और इस बड़ी सी कोशिका को बोला जाता है प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका। ठीक है, और पूरी संरचना जो है आप जानते ही हो,
पूरा संरचना क्या है? पूरी संरचना है भ्रूण कोश। ठीक है, यहां पर कोश है, यहां पे पोष है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पूरी संरचना का नाम है भ्रूण कोश, और यहाँ पे जो लिखा हूं ना कोश है, यहाँ पे कोश है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और एक बात और याद रखना बच्चा, यहां पे युग्मनज बनने के बाद जो है क्या होता है, उस बात को भी याद रख लेना। यहां पे बन चुका है युग्मनज, और युग्मनज जो है ना विकास करके, लिख देता हूं, युग्मनज विकास करके है ना विकसित होकर निर्माण करता है किसका? भ्रूण का। ठीक है, भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। अब कहोगे सर कैसे होएगा? बच्चा इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि युग्मनज विकसित होकर किस प्रकार से भ्रूण में बदलता है। इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे ही युग्मनज, बच्चा सोचो, ये युग्मनज विकास करके यानी विकसित करके भ्रूण में जब बदलेगा तो सोच के बताना, क्या इसको पोषण नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। किसी भी संरचना को वृद्धि करने के लिए हमें उसे पोषण देना पड़ेगा, तो इसमें कौन पोषण देगा? यानी इस जो है पूरी संरचना में इस युग्मनज को पोषण देने का कार्य कौन करता है? तो बच्चा याद रख लेना, ये जो कोशिका है ना, जो जिसका नाम है प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका, यह भी विकसित होकर के, ठीक है, यह भी लिख देता हूं, विकसित होकर निर्माण करती है किसका? भ्रूण पोष का। निर्माण करती है भ्रूण पोष का। और यहां पे नाम से भी पता कर सकते हैं कि जो भ्रूण का जब निर्माण होएगा कौन करेगा? युग्मनज। तो युग्मनज से भ्रूण का निर्माण करने के लिए पोषण कौन देगा? भ्रूण पोष कोशिका देगी। अब भ्रूण पोष कोशिका कौन बनाया? तो ये बना प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका, विकसित होकर के भ्रूण कोश का निर्माण करता है। और यही भ्रूण पोष कोशिका जो है सिंपल सा इस युग्मनज को पोषण देगा, और पोषण देगा तो ये किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण होएगा। कैसे होएगा उस सारी प्रक्रिया हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो फाइनली बच्चा, हमने अभी तक ये सारी प्रक्रिया जो पढ़ा, ये सारी प्रक्रिया को हम लोग कहा जाता है दोहरा निषेचन कहा जाता है। आई होप आपको इतनी सारी प्रक्रिया समझ में आई होगी। तो दोहरा निषेचन क्या होता है, एक बार फिर से जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूं कि दोहरा निषेचन किस प्रकार से हुआ। तो पराग नलिका निकल के परागकण से आ रही थी, और पराग नलिका के जो है पराग नलिका के जो सबसे नीचे वाले भाग में दो नर युग्मक मिल रहे थे, और दोनों नर युग्मक जो थे मिल रहे थे, और वो पराग नलिका जा करके सहायक कोशिका के अंदर चली जाती है। सहायक कोशिका के अंदर चली जाती है, और सहायक कोशिका के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, मैंने ये बताया कि उस सहायक कोशिका के अंदर दोनों नर युग्मक को छोड़ दिया पराग नलिका ने, और फाइनली क्या हुआ, उन दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक ने क्या किया, अंड कोशिका के साथ निषेचन कर लिया, और दूसरा जो नर युग्मक था वह केंद्रीय कोशिका के साथ निषेचन कर लिया, और अंड कोशिका के साथ निषेचन करके युग्मनज का निर्माण कर लेता है। और दूसरा नर युग्मक जो है केंद्रीय कोशिका के साथ निषेचन करके
PEN बनाता है, जिसे हम लोग प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कहा जाता है, और इसी कोशिका को कहते हैं प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका कहा जाता है। और फिर मैंने बताया कि ये युग्मनज विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करेगा, जबकि ये प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका जो है यह विकसित होकर के जो है भ्रूण पोष का निर्माण करेगा। और इस भ्रूण के निर्माण जब होएगा तो उस पोषण देने का कार्य कौन करेगा? भ्रूण पोष जो है उसको पोषण देने का कार्य करेगा। यही सारी प्रक्रिया मैंने अभी तक बताई है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि समझाने के बाद जो होता है ना, इन सारी टॉपिक को लिख नहीं पाते हैं। समझ में तो आ जाती है टॉपिक को, लेकिन फिर से उनको एक दिक्कत हो जाती है कि सर इसको अपनी भाषाओं में कैसे लिखा जाए। तो बच्चा बहुत ही सिंपल तरीका है, चलो लिख के दिखा देते हैं कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, हम हटा देते हैं सभी चीज को। यहाँ पे सभी चीज को मैं हटा दिया। ठीक है, तो याद रख लेना एक बात मैं बताना आपसे भूल गया। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दोहरा निषेचन, दोहरा जो निषेचन जो होता है ना बच्चा, केवल आवृत बीजी पादपों में होता है। किसमें होता है? आवृत बीजी पादपों में होता है। यह भूल मत जाना। अब बहुत सारे बच्चे 11 में अगर सही तरीके से नहीं पढ़े हैं तो फिर पूछेंगे मेरे से प्रश्न कि सर आवृत बीजी पादप क्या होता है। तो मैं उन बच्चों को मैं बता दूं कि आवृत बीजी पादप का मतलब होता है जिन पादपों में पुष्प पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जिन पादप में पुष्प पाए जाते हैं उसे कहा जाता है आवृत बीजी पादप, यानी एंजियोस्पर्म कहा जाता है। अब हम फाइनली बात करेंगे क्या लिखना इसमें। तो एक बिंदु बच्चा यही लिखना है आपको, दोहरा निषेचन है ना, दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन केवल आवृत बीजी पादपों में होता है। आवृत बीजी पादपों के परागकण से पराग नलिका निकलती है। पराग नलिका निकलती है जिनमें परागकण की दो जनन कोशिका दो नर युग्मक का निर्माण करती है, जिनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ
अंड कोशिका के साथ निषेचन करके युग्मनज का निर्माण कर लेता है। युग्मनज का निर्माण कर लेता है तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका के साथ निषेचन करके त्रिगुणित संरचना का निर्माण करती है। संरचना का निर्माण करती है जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहा जाता है। तथा जो बच्चा ध्रुवीय कोशिका थी तथा ध्रुवीय कोशिका ऐसे लिख सकते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र कहा जाता है तथा इनकी कोशिका को प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहा जाता है। इस प्रक्रिया को दोहरा नहीं बच्चा, दोहरा निषेचन कहा जाता है। अब कहोगे सर जी इतना बढ़िया लिख दी है, बच्चा बड़ा लिखा इसलिए गया है क्योंकि सारी बातें मैंने जो हुआ और जो समझे हो सारी बातों को लिखने में इतना बड़ा हुआ है। अगर आप सही से समझ ले रहे हैं, इस टॉपिक को समझ ले रहे हैं टॉपिक को, तो इतना बड़ा आपको याद थोड़ी करना है, बस समझ जाओगे। आपको बिंदास तरीके से इतना टॉपिक आपको अपनी भाषा में लिखना कैसे वो लिखना जान जाओगे। ठीक है, जो जो प्रक्रिया हुआ है वो सारी प्रक्रिया को मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और फिगर जिन बच्चों को बनाना है वो फिगर बच्चा यहाँ पे बना लेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था,
कि ये था भ्रूण कोश। ऊपर की 3 कोशिका थी। ऐसे फिगर सारी बना लेना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी फिगर बना देता हूं यहाँ पे। ऐसे पराग नलिका पहले यहाँ आती हुई दिखा देना, जिसके अंदर जो है 2 नरीगुमक मिल रहे थे। फिर दूसरी बार क्या हुआ, फाइनली दूसरा फिगर क्या हुआ कि ये कोशिका मिल रही थी, जो ये जो है भ्रूण कोश है। ऊपर की 3 कोशिकाएं थी, बीच में अंड कोशिका, और ये टकराने के बाद टूट गया क्योंकि पराग नलिकाएं अंदर आ चुकी थी। ये पराग नलिका, और फाइनली ये 2 नरीगुमक इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। और ये एक बड़ी सी कोशिका थी यहाँ पे। फिगर इसका बच्चा ये भी है। याता हुआ। अब इनमें से एक अंड कोशिका के अंदर जाएगा, दूसरा केंद्रीय ध्रुवीय केंद्रक पे जाएगा, ठीक है। जाता हुआ जाता हुआ यहाँ पे एरो का साइन लगा दिए हैं, आप भी लगा दीजिएगा। और फाइनली कुछ इस प्रकार से परिस्थिति देखने को मिलेगी। ये है ऊपर की 3 कोशिका नष्ट हो जाती है, और यह भी जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। फाइनली क्या बच जाएगा, ये जो है युग्मनज बन जाएगा बच्चा। यहाँ से इससे पहले अंड कोशिका, और ये जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो ध्रुवगणित केंद्र बन जाएगा, और ये फ्यूज करके एक संरचना का बनाएगी जिसका नाम है युग्मनज, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। और यहाँ पे एक बड़ी सी कोशिका थी जिसमें ऑलरेडी पहले से ही 2 केंद्रक मिल रहे थे, और जैसे एक केंद्रक यहाँ गया तो ये संरचना बनी थी त्रिगुणित, जिससे हमने बोला था पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसकी कोशिका को बोला गया है PEC। लिख देते हैं इसका हिंदी भी, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और इसको बुलाता है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, ठीक है। ये सारी बातें बच्चा आप बुढ़ापे तक भूल मत जाना बच्चा। अगर भूल जाओगे तो इतनी मेरी मेहनत जो है ना, मेरी मेहनत पे पानी फेर दोगे बच्चा, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, ये सारी चीज़ जो है कैसे कैसे हो रहा है, ये सारी टॉपिक आप यहाँ पे याद रख लेना। और फाइनली जो है यहाँ पे सारी फिगर बनाने के बाद जो है, ठीक है, ये एक बात यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे फिगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताया था कि ये आगे विकास करके यानी विकसित होकर विकास करके भ्रूण बनाएगा, बताया था मैं। ये भी लिख लेना है ना। और ये जो है विकास करके क्या बनाएगा, भ्रूण पोष बनाएगा। यह भी आप लिख लीजिएगा। और फाइनल बच्चा यहाँ पे जो भ्रूण पोष है ना, ठीक है, ये जो कोशिका है, ये कोशिका ये फाइनली ये भ्रूण पोष का निर्माण जब कर देगी तो हम यहां पढ़ने वाले भ्रूण पोष जो है ना, कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रख लेना, भ्रूण पोष जो होता है
3 प्रकार के होते हैं। चलिए उस जल्दी से उस बिंदु को हम लोग जान जाते हैं कि कौन कौन से प्रकार के भ्रूण पोष होते हैं। ठीक है बच्चा, इसके लिए ये सारी चीजें हम आप जो है नोट कर लीजिएगा, है ना। मैं साइड हट चुका हूं और नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए, बिंदास तरीके बना लीजिए। उसके बाद हम इस सभी चीज को हटा देते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि भ्रूण पोष कितने प्रकार के होते हैं। अब जो है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि भ्रूण पोष जो होता है वह ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है केंद्रकीय भ्रूण पोष, दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूण पोष और तीसरा होता है हेलोबियल भ्रूण पोष होता है। और किस प्रकार की परिस्थिति मिलेगी तो हम लोग केंद्रकीय बोलेंगे, किस प्रकार से परिस्थिति होएगी तो कोशिकीय भ्रूण पोष बोलेंगे, और किस प्रकार से परिस्थिति अगर होएगी तो हम लोग उसे हेलोबियल भ्रूण पोष कहेंगे। चलिए हम इसको बारे में अच्छे से जानते हैं। तो बच्चों ऐसे तो हम यहाँ पे सभी चीज को मैं लिख दिया हूं, लेकिन फिर लिखने के बाद जो है यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं अभी तक जो मैं समझाया यहाँ पे समझ आइए। ये तो मैं बताया हूं ना अभी, इससे पहले आप बताइए बच्चा, ये है आपका युग्मनज, ठीक है, बीच वाला, जिससे इसके केंद्रक 3 मिल रहे थे और इस केंद्रक को बोला जा रहा था PEN और इस कोशिका को बोला जाता है PEC। तो ये क्या होता है ना, जो त्रिगुणित संरचना है ये होती है, ये त्रिगुणित होती है, जो से प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कहा जाता है। इस प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक में लगातार विभाजन होता है। और मैंने एक बार बताया था विभाजन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे मान लो कि बच्चा ये कोशिका है, कोशिका में सबसे पहले ये केंद्रक है, तो कोशिका में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। जैसे मान लो कि ये 2 केंद्रक बना और 2 केंद्रक का विभाजन होने के बाद फाइनली कोशिका का विभाजन हो जाता है। ठीक है, इस बात को मैं एक बार और बताया था, ठीक है, इसलिए मैंने नॉर्मल तरीके से बता दिया, सिंपल तरीके से, कि कोशिका होती है, कोशिका में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है और केंद्रक का विभाजन होने के बाद जो है कोशिका का विभाजन ऐसे हो जाता है, जिससे फाइनली 1 से 2 कोशिका का निर्माण हो जाती है। तो मैं बच्चा यहाँ पे कहने वाला हूं कि जो एक केंद्रक है जिसका नाम है PEN, जिसका हिंदी बोलते हैं प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक, ये प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक जो है लगातार विभाजन करता है, लगातार विभाजन करता है। भ्रूण पोष लगातार जो है, ये देखो लिखा गया केंद्रकीय भ्रूण पोष का निर्माण जो है PEN के लगातार विभाजन होता है। विभाजन किस प्रकार से होता है, केवल केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये केंद्रक से 2 से 4 ऐसे बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो जाता है बच्चा। तो इस प्रकार के विभाजन को बोला जाता है केंद्रकीय भ्रूण पोष। यानी केंद्रकीय क्यों बोला, यहाँ पे विभाजन जो हुआ है केवल केंद्रक का हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूण पोष। ऐसी परिस्थिति जो है किसमें पाई जाती है, देखी जाती है तो नारियल का पानी, नारियल का पानी जो होता है ना बच्चा, ठीक है, जो नारियल का पानी आप जो पीते हो, वो पानी जो होता है वो पानी केंद्रकीय भ्रूण पोष होता है। क्या होता है, केंद्रकीय भ्रूण पोष होता है। ये उदाहरण आप याद रख लीजिएगा। क्या लिखा गया है, केंद्रकीय भ्रूण पोष, यानी इसका जो निर्माण है ना प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक के
लगातार समसूत्री विभाजन के कारण होता है और इस प्रकार से बहुत सारे त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण हो जाता है। कुछ इस प्रकार से देख रहे हो, बहुत सारे त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण हो गया है और ऐसी परिस्थिति मिलती है किसमें? नारियल के पानी में। उदाहरण है, भूल मत जाना, आसान है, ज्यादा इसमें टाइम हम नहीं लेने वाले हैं। अब यहाँ पे बच्चा क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, तो कोशिकीय भ्रूणपोष का जो निर्माण है ना, निर्माण जो है PEN यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का विभाजन के साथ साथ कोशिका का विभाजन होता है। जिसे बच्चा यहां मान लो ये है आपका युग्मनज, ये है कोशिका PEC और ये इसके अंदर त्रिगुणित संरचना थी जिसका नाम था PEN। PEN से यहां पे एक कोशिका है जो त्रिगुणित है, सॉरी एक केंद्रक है जो त्रिगुणित है और ये केंद्रक बच्चा 1 से 2 बना, 1 से कितना बना, 2 बना, कुछ इस प्रकार से। और केंद्रक का विभाजन हुआ, केंद्रक का विभाजन के बाद कोशिका का भी विभाजन हुआ, फिर 2 से 4 केंद्रक बने और 4 केंद्रक बनने के बाद फिर कोशिका विभाजन। इस प्रकार से लगातार ये प्रक्रिया होती रहती है। यानी यहां पे देखोगे बच्चा तो कोशिका का भी विभाजन हो रहा है और केंद्रक का भी विभाजन हो रहा है, ठीक है, दोनों हो रहे हैं। तो इस प्रकार के विभाजन को कहा जाता है, इस प्रकार के विभाजन को कहा जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष। यानी जब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, तो उस केंद्रक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के साथ साथ कोशिका का विभाजन हो, तो इस प्रकार के विभाजन को कहा जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। और ऐसी परिस्थिति किस मिलती है, उदाहरण याद रखिएगा, जैसे मान लो नारियल का पानी केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, तो जो नारियल का जो वो सफेद जो होता है, सफेद रंग का जो होता है, जिसे बोलते हैं गिरी, बोलते हैं गिरी, है ना, सफेद भाग होता है, वो होता है आपका कोशिकीय भ्रूणपोष। तो उदाहरण याद रखिएगा, नारियल का गिरी यानी सफेद भाग, सफेद भाग जो नारियल का जो सफेद भाग होता है उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। यहां पे क्या होता है, हेलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है, इसको ध्यान समझिएगा। यह है आपकी त्रिगुणित संरचना जिसे हमने बोला था पेन, कोशिका को बोला गया था PEC, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, इनमें अनुप्रस्थ, इस प्रकार से सबसे पहले अनुप्रस्थ केंद्र का विभाजन होता है जिससे 2 कोशिका बनती है, त्रिगुणित इधर और एक इधर, ठीक है। कैसा विभाजन हुआ, कैसा विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ केंद्र का विभाजन हुआ और कोशिका का भी विभाजन हुआ, जिससे ऊपर एक कोशिका बना, एक नीचे कोशिका बना, और फाइनली क्या होता है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। इस केंद्रक से बहुत सारे केंद्रक बनते हैं, बहुत सारे केंद्रक बनेंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे बहुत सारे केंद्रक का निर्माण होता है। जो इस यहाँ पे देखने को मिल रहा है केंद्रकीय भ्रूणपोष देखने को मिल रहा है, और फाइनली जो ऊपर ये जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक विभाजन भी करता है, कोशिका का भी विभाजन होता है और साथ में केंद्रक का भी विभाजन होता है। इन दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। तो इस जो ऊपर वाला जो प्रक्रिया है कैसा है, कोशिकीय भ्रूणपोष है। यानी इस फिगर में देखोगे तो केंद्रकीय भ्रूणपोष भी है और कोशिकीय भ्रूणपोष भी है। यानी हेलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है, हेलोबियल भ्रूणपोष जो है उपरोक्त दोनों प्रकार के, यानी जो दोनों प्रकार के भ्रूणपोष थे वो
उपस्थित होता है। सिंपल सा। और ऐसी परिस्थिति किसमें पाई जाती है बच्चा? तो इसका उदाहरण है एस्फो डेलस पादप के पुष्पों में पादप में देखा जाता है। एस्फोडेलस पादप में देखा जाता है। एस्फोडेलस पादप में ऐसी परिस्थिति देखी जाती है। बहुत ही सिंपल है बच्चा, ज्यादा समझाना न पड़े इस टॉपिक में, क्योंकि बहुत ही आसान है, झटकों में एक एक झटके में समझ में आ जाती है। आई होप इतनी सारी चीजें आपको समझ आ गई। और ये जो लिखा गया इन सबको लिख करके फिगर, और सभी को लिख के फिगर जरूर बनाना, ताकि आपके दिमाग में हर एक टॉपिक बिंदास तरीके से समझ में आता रहे। ठीक है। और आज का लेक्चर बच्चा बस इतना ही होएगा, है ना। आज का लेक्चर बस इतना ही है। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, और आपको तब तक हम करते हैं जय हिंद। और अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए बच्चा, ध्यान से हर एक टॉपिक को समझिए, नोट्स बनाइए और बिंदास तरीके से समझिए। अगर टॉपिक समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बिल्कुल बिंदास तरीके से, ताकि अन्य बच्चों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है। जय हिंद बच्चा।